मौजी होती है मेडिकल सोशल वर्क की, जो इंग्लिश में हमें पढ़ना ही पड़ता है। हालांकि केजीएमयू ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि हम प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में देंगे और इंग्लिश की प्रायोरिटी देंगे वो। तो अगर इन केस आपके सामने अगर प्रश्न बने इंग्लिश में तो किस तरीके का बनेगा वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, और आप लोग आसानी से उन प्रश्नों को कैसे जवाब दें इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग देखेंगे भी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए। 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसमें अंतिम में मैं ये जानने का प्रयास करूंगा आप सबसे कि 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, है ना। ये जरूर आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि केजीएमयू में 60 प्रश्न आएंगे, है ना। आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे कि आप केजीएमयू का पेपर देने बैठे हैं, ठीक है। और 60 प्रश्न सोशल वर्क से आएंगे। यहाँ पे बेसिकली 50 ही प्रश्न मैंने लिए हैं, उससे मैं इवेल्युएट कर लूँगा आप लोगों को कि कितनी तैयारी की ज़रूरत है कितनी नहीं, है ना। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग जो है प्रश्न को करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये आपके सामने देखो, मैंने यहाँ पर बेसिकली जो पेट का पेपर महाराष्ट्र में हुआ था वो एक तो मराठी लैंग्वेज यूज किया, दूसरा इंग्लिश। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसी प्रश्नों को इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। मराठी ना होके अब यहाँ पर हिंदी में आपके सामने ये प्रश्न ओपन। बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा। इसी तरीके से ना जितने भी केरला को हो या कहीं भी राज्य, किसी भी राज्य, जम्मू कश्मीर का ही क्यों ना मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हो, उन सभी मेडिकल सोशल वर्क के पेपर को मैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोगों को दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क वाज फाउंडेड इन द ईयर, ठीक है। चलिए देखिए, जिनके यहाँ से एक मिनट, जिसके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है प्लीज़ वो म्यूट रहें, है ना। वही बच्चे बोले जो शांति माहौल में बैठे हुए हैं और जो पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका एसोसिएशन एक सामाजिक वर्ग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 11 सर 11। चलिए देखिए, यहाँ पे 1911 जवाब आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है ना। और मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पे नीचे डी होगा। बिल्कुल, यहाँ यदि आप लोगों ने कहा कि इनमें से कोई नहीं तो ये विकल्प आपका सही है और यहाँ आपको मिलते हैं 1 नंबर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 1911 का क्या रोल है, 1924 या 1921 का क्या रोल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट आपके सामने मैं यहाँ पर हैश टैग लगा के बता रहा हूँ कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ठीक है, ASSW की स्थापना सर 1921 में हुई थी, ठीक है। जो बच्चे 1911 का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं इसके बारे में सुनिए कि AASW की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोगों से। इसकी उत्पत्ति इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशंस से जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी का ऑक्यूपेशन से वो वर्ष 1911 आता है, ठीक है। न्यूयॉर्क के पूर्व छात्रों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में यहाँ प्रश्न ये नहीं था कि इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन से जुड़ने की संबंध में, है ना। तो जो प्रश्न पिछला था हमारा सीधा सवाल था कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन में डी जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यही विकल्प आपका सही होगा, ना कि 1911 सही होगा। एक ऑप्शन में और आता है 1917 भी। आप ये देख सकते हो कि ASSW की स्थापना मूलतः 1917 में बेसिकली देखने को मिलती है ना, 1917 में भी। अच्छा कैसे, इसको देखने में नेशनल सोशल वर्कर एक्सचेंज के रूप में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो यहाँ एक संगठन, एक ऑर्गेनाइज के रूप में ये चीज़ें चलाई जा रही थी। तो इसकी कुछ भूमिकाएं थी, जैसे इसमें क्या कार्य कर रहा था, चिंताओं के मुद्दों पर ध्यान दे रहा था। कौन? ASSW, सॉरी ASW, AASW।
और दूसरा व्यावसायिक मानक निर्धारित करना, और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्लेसमेंट ब्यूरो के रूप में सेवा करना। ये इस प्रश्न का सही व्याख्या मानी जाएगी, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर है। ठीक है, तो आप भूलिएगा मत। इसके संदर्भ में मैंने इस पीडीएफ भी बनाया है, आप लोगों को प्रोवाइड भी शायद इसकी करवा दिया है, इसके बारे में डिटेल में, है ना, अलग से। अगला सवाल बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अ मेथड ऑफ सोशल वर्क रिफर करता है, प्रिफर या एक प्रकार से रेफर कर सकते हो, एज वर्किंग विथ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज केस वर्क, कम्युनिटी वर्क, ग्रुप वर्क, सोशल एक्शन। केस वर्क। केस वर्क, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको आसानी से जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा मेडिकल सोशल वर्क की है, तो फैक्ट आएगा यहाँ, अप्लाइड नहीं आने वाला है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे। जितने भी आज तक भारत में मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हुआ है, वो सभी पेपर फैक्ट में आए हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी हिंदी है, समाज कार्य की एक विधि है जिसमें व्यक्तियों के साथ काम करोगे, तो इसका मतलब ही बन जाता है कि ये केस वर्क है, सामाजिक व्यक्तिक कार्य है। ठीक है, अच्छा विकल्प पर ध्यान ना दें, देखिए यहाँ पर ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी लिखा हुआ, आप इस पर फोकस ना करें, केवल पॉइंट पर फोकस करें आप लोग। ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे देखिए, इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है आप लोगों के लिए, है ना, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ध्यान भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ें मैंने हालांकि साफ शब्दों में सवाल में ही दिख रहा था। यहाँ देखिए, ये तो क्वेश्चन के बगल में ही मैंने आंसर दे दिया, आप इसका जवाब तो पता भी होगा और आप लोग बता भी दोगे मुझे। जी मेरी सोशल डायग्नोसिस, हाँ मैरी रिचमंड, हाँ तो आपने हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है सर। 1917 में ये किताब पब्लिश किया गया था, तो इसका आपने सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा सवाल को। नेक्स्ट पे, सोशलिज्म इज एसोसिएटेड विथ, यानी समाजवाद किससे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर बता रहे हो आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये जो भी है, 4 नंबर का सवाल है शायद ये, तो इसका सही विकल्प जो कार्ल मार्क्स होगा, है ना, कार्ल मार्क्स होगा यहाँ, ना कि हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। देखिए एक समाजवाद शब्द हो गया, पूंजीवाद शब्द हो गया, सर्वहारा वर्ग हो गया, ठीक है, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक हो गया, ठीक है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत हो गया, ठीक है, इस तरीके की जहाँ पे भी टर्मोलॉजी आपको दिखे, अलगाव का सिद्धांत हो गया, ठीक है, इस तरीके के शब्द जब भी दिखे तो आप सभी लोगों को जवाब देने होंगे कार्ल मार्क्स का। अतः विकल्प आपका यहाँ पे डी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, ये भी सवाल बहुत आसान है, देखो लिखा भी है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप मदर टेरेसा। कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन ऑफ द रिव्यू ऑफ नोबेल पीस प्राइज। मदर टेरेसा, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मदर टेरेसा ही ऑप्शन में करेक्ट माने जाएगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, और उन्हें सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, या इसे कह सकते हैं कि नवाजा भी गया था। तो सही विकल्प तो इस प्रश्न का आप लोगों का मदर टेरेसा जाएगा। हालांकि आसान सवाल था, लेकिन ये भी सवाल आसान ही है, निश्चिंत रहें। देखो कुछ सवाल आपको अभी ऐसे मिल रहे हैं, मैंने ये टॉपिक पर बात नहीं किया है। आगामी जितनी भी आपकी 5 यूनिट बची हैं की जीएमयू की, वो सभी 5 यूनिट में कवर हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, निश्चिंत रहें आप लोग। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1990। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस सवाल का जवाब आपने जो सही दिया है, अच्छा लगा। और विकल्प में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सन 1953 का जो ऑप्शन दिया गया है सर, यही विकल्प सही होगा। मैं आपको बता दूं इसका एग्जैक्ट डेट 12 अगस्त 1953 की डेट मानी जाती है। ये एक बार मध्य प्रदेश में पेपर हुआ था मेडिकल सोशल वर्क का, तो उसमें डेट के साथ आ गया था, है ना। तो ठीक वही प्रश्न है समझो यहाँ पर, और विकल्प यहाँ पर आपका जो जाने वाला है वो 1953 का जाने वाला है। और इसकी प्रथम अध्यक्ष के रूप में सवाल आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। क्या पता है आपको इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। क्या नाम था? दुर्गाबाई देशमुख था। और यही विकल्प आपका फिर सही चला जाता है।
ठीक है, मामलों की बेसिकली पड़ताल करना, परामर्श देना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, मनोचिकित्सा उपचार करना, व्यवसाय संबंध सहायता देना, प्रशिक्षण पुनर्वास सेवाएं देना, शिक्षा और व्यावसायिक मनोरंजन संबंधी गतिविधियों को शामिल करना इत्यादि जैसी एक्टिविटी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड करवाता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प यही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। एलिजाबेथन पुअरला एक कानून है और मैं आपको बता दूं ये 1601 का है और इसी कानून को एक और 43 है जाता है 43 43 वहाँ एलिजाबेथन, और आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो 43 ऑप्शन में जा रहा है ये विकल्प आपका सही हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला सवाल कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज 1948 48 1948 बहुत बढ़िया 48 हाँ, ये जो विकल्प अभी आपने मुझे जवाब दिया है वो 1948 का दिया है और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। विकल्प डी ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक सवाल और हमारे सामने आता है कि पेशे के रूप में, पेशे का मतलब होता है व्यवसाय के रूप में, समाज कार्य में निम्नलिखित शामिल किया गया, यानी सोशल वर्क एज अ प्रोफेशनल कंसिस्टेंट्स ऑफ, यानी शामिल होना, आचार संहिता है, बी व्यावसायिक होगा, संगठन है, ये सब वैज्ञानिक बी। ज्ञान है या ये सभी है। ये विकल्प आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ये सभी के सभी जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कोड ऑफ एथिक, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक नॉलेज एंड ऑल ऑफ दीज, यही ऑप्शन सही होगा। डी विकल्प आपका सही होगा। अच्छा, आप लोग अभी जवाब दे रहे हो, इतने ही आसान आसान सवाल आप लोगों की परीक्षा में भी देखने को मिलते हैं। चलिए एक और सवाल लीजिए आपके सामने यहाँ पर। IIPS का मतलब क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बताना, इसका पूरा नाम बताना है। डी होगा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ओके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। ओके, चलिए ये यूनिवर्सिटी इन मुंबई महाराष्ट्र में है, जैसा कि आप सबको ये चीज़ें पता भी है। थोड़ा सा ये महाराष्ट्र को रिलेट कराते हुए इस प्रश्न को इसने दिया और इसका सही जवाब आपने मुझे बताया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, और सही जवाब इसका बेसिकली ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है। भारत में एक शोध संस्थान है ये जो जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए आयोजित करती है, ये इंस्टीट्यूट है ना। देवनार मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में, वहाँ ये जो है स्थापित है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 3 रोल आप ध्यान में रख सकते हो, एक तो भारत सरकार का रोल ध्यान में रख सकते हो, दूसरा संयुक्त राष्ट्र का रोल ध्यान में रख सकते हो, तीसरा तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का नाम भी याद रख सकते हो। सन 1970 में अगर हम बात देखो, स्थापना तो आपको पता होगा कि इसकी स्थापना 1956 में हुआ था, ये 56 लिखा मैंने, और एक वर्ष और आपको देखने को मिल सकता है 1970। इससे पहले 1970 तक जनसांख्यिकीय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। पहले इसको जानते हो, इसको DTRC के नाम से जाना जाता था, है ना। डेमोक्रेसी का हम लोग कह सकते हैं जनसांख्यिकी, ट्रेनिंग को हम बोल सकते हैं प्रशिक्षण, और रिसर्च को हम बोल सकते हैं अनुसंधान सेंटर को बोल सकते हैं हम लोग केंद्र। तो इसको जनसांख्यिकीय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। आज वर्तमान में इसका नाम बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान भी रखा गया है। सन 1985 में संस्थान को इसके वर्तमान नाम को पुनः नामित किया गया था, है ना, सन 1985 में। कब? 1985 में। तो ये था कुछ वर्ष, जो 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पे फैक्ट लेकर बताया है आपको। ये फैक्ट भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। सवाल आपके सामने नेक्स्ट है कि द सेकेंड रिव्यू कमेटी फॉर सोशल वर्क एजुकेशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, मतलब सामाजिक कार्य 1972 यूजीसी के दूसरी समीक्षा समिति किस वर्ष जो है नियुक्त की गई थी? 72 एक्चुअली यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो जवाब आप 64 1964। 1975 होगा शायद सर, ये इसमें अब ऑप्शन नहीं है। सुनिए, मैं यहाँ पे 3 वर्ष बताऊंगा।
एक वर्ष आपके सामने बताने चल रहा हूँ 1960 और एक वर्ष बताने चल रहा हूँ 1964 और एक वर्ष बताऊंगा आप लोगों को 1975। ये जरा ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ पे आपके सामने 1960 लिखा हुआ है सर, ये पहली समाज कार्य शिक्षा के लिए जो है यूजीसी की पहली समीक्षा समिति थी, पहली 1960 की। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1964 को लेकर, तो ये दूसरी तो है, ये दूसरी है 1964 की दूसरी है, लेकिन ये दूसरी बेसिकली क्या की गई थी, नियुक्त की गई थी समिति, नियुक्त की गई थी, टारगेट वगैरह नहीं बनाए गए थे। यदि सवाल में ये प्रश्न बन जाता कि सामाजिक कार्य शिक्षा के लिए यूजीसी की दूसरी समीक्षा समिति का लक्ष्य कब बनाया गया, तो लक्ष्य पूछता तो 1975 आप लोग जवाब देते, तो लक्ष्य बेसिकली 1974 का रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो विकल्प जाने वाला था वो 1964 का जाने वाला था, 75 वाले में लक्ष्य बताया गया है, 64 की नियुक्ति बताई गई है। तो इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप चाहे गूगल करें या आप इग्नू की किताब देखें तो दोनों जगह पे ये वर्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। अतः विकल्प यहाँ पे 1964 इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं कि वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन स्वतंत्रता। देखिए मौलिक अधिकार में अब हाँ सर डी हाँ बिल्कुल, जीवन और यहाँ पे अगर हम व्यक्तिगत बात करते हैं स्वतंत्रता। जीवन का व्यक्तिगत जो यहाँ पर लिबर्टी की बात की गई है, ये हम लोग ने मौलिक अधिकारों में भी नहीं पढ़ा है। अतः मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूँ कि ये जो प्रश्न बनाया गया है विकल्प में, डी वाला जो ऑप्शन जाना चाहिए, ये ऑप्शन आप सभी के लिए सही माना जाएगा, है ना। चलिए इतनी तो आपको, अच्छा मौलिक अधिकार कितने हैं क्या मुझे बता सकते हो आप लोग? 7 है। अरे भाई अभी वर्तमान में, हाँ वर्तमान में मौलिक अधिकार की अगर बात वर्तमान में करते हैं 6 है, बिल्कुल। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक 20 है और एक 21 है, ये आप जानते हो। इसके द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान में निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 एंड 21, दो टाइप के आर्टिकल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 20 और 21 है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल जो 20 है, अनुच्छेद जो 20 है, वो आपराधिक कानून यानी पूर्वव्यापी जो आपराधिक कानून हो या जो दोहरे खतरे या आत्म अपराधीकरण से सुरक्षा प्रदान करता, उसके संदर्भ में ये आर्टिकल 20 है। और जो 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, जो 21 है। तो यहाँ सवाल आर्टिकल से ना देकर इसने आपातकाल के दौरान निलंबित ना किया जा सकने वाला, है ना, निलंबित ना किया जा सकने वाला। अब आर्टिकल जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है वो आर्टिकल है 21। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 20 तो इस ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं पर, क्यों, बात समझ रहे हो ना संदीप जी, 20 तो इस ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, लेकिन 21 तो दिया हुआ है डी वाले विकल्प में। अतः मैं आप सबसे कहूंगा कि डी वाले विकल्प में आप कह सकते हो कि यह ऑप्शन सही जाएगा। फिर से सुनिए मेरी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दो ऐसे आर्टिकल हैं जो कहा गए हैं कि मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया है। दो आर्टिकल कौन कौन से हैं? एक आर्टिकल है 20, दूसरा है 21। 20 आर्टिकल क्या कहता है? कहता है आत्म अपराधीकरण से सुरक्षा प्रदान करता है 20, और 21 क्या करता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इस सुरक्षा की गारंटी देता है। इस प्रक्रिया का विकल्प जो जाने वाला है इस प्रश्न का, यह ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब आपको मैं बता दूं, सन 1978 के 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, और इसे जून 1975 में, मतलब पहले जून 1975 की बात बता रहा हूँ, 75 में, कि आपातकाल के बाद मौलिक अधिकारों के निलंबन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो हालांकि इस प्रश्न का आसान जवाब था
थोड़ा सा मैंने डीप में आपको बताया है चीज़ों को, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम है ये, ठीक है, जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम बोला जाता है। इसका बोला गया कि पहला चरण कौन सा है, स्टेजेस कौन सा है इसका, स्टेज ए वाला होगा ए। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि ए वाला होगा। इन शॉर्ट में मैं इसको क्या यस बोल सर, सकता हूँ? ए वाला होगा। GAS कह सकता हूँ इन शॉर्ट में, जनरल यस सर। एडॉप्टेशन सिंड्रोम बोल सकता हूँ। अच्छा, आप सही बता रहे हैं, विकल्प ए ही सही है, क्योंकि अलार्म एक चरण है जिसे लड़ो या भागो, यस यस करो सर। या मरो, यानी मरो। प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो लड़ो और भागो इस प्रक्रिया को बताया गया इसमें। तो इसमें बेसिकली ना दो ही चरण के रूप में दिया गया, एक तो प्रतिरोध चरण को आया ये वाला, और एक थकावट की चरण आया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, 3 चरण की प्रक्रिया में पहला चरण जो आता है वो आपका पहला जो है, पहले ए वाले पॉइंट पे दिया हुआ है, एक अलार्म। अब सुनिए, ये जो सिंड्रोम है ध्यान रखना आप सभी लोग यहाँ पर, सन 1936 का वर्ष था, और उस समय एक विद्वान थे हंस सेले, क्या नाम था उनका, हंस सेले नाम था। इन महोदय ने क्या किया, इस GS थ्योरी को या इस मॉडल को प्रस्तुत किया और कहा कि नियंत्रित करने के लिए आप यह पहचानने का प्रयास करें कि आपके लिए तनाव का कारण क्या है, तनाव का कारण क्या है ये जानने का प्रयास करें, और उन कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी जीवन शैली में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उस परिवर्तन को आप करें, ऐसा हंस सेले ने कहा था 1936 में। और ये 3 चरणों का इन्होंने एक अहम रोल अदा भी किया था। ये 3 स्टेजेस होते हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखो एक शब्द यहाँ पर हाइपरगैमी शब्द आ रहा है। हाइपरगैमी आशा करता हूँ आप सबको पता भी है, हाइपरगैमी Yes. आवाज जा रही है? प्रतिलोम अनुलोम विवाह। इसमें पहला ही होगा ए। अनुलोम विवाह। चलिए देखिए, यहाँ आप लोग कह रहे हैं कि अनुलोम विवाह का नहीं सर, इसमें प्रतिलोम होगा, बी वाला होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहली बात मेरे ध्यान से समझिए, यहाँ आपको समझने की आवश्यकता ज़्यादा है। हाइपरगेमी का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। हाइपरगेमी एक सामान या उच्च जाति या सामाजिक समूह विवाह होता है, या सामाजिक समूह विवाह होता है, ठीक है। अब हाइपरगैमी का विपरीत जानते हो क्या होता है, हाइपोगेमी होता है। क्या होता है, हाइपोगेमी होता है। इसका मतलब होता है कि निम्न सामाजिक वर्ग या स्थिति वाले व्यक्ति से विवाह करना, या मतलब निम्न स्थिति वाले व्यक्ति से विवाह करना। अब विवाह हो रहा है तो वह किससे, उच्च जाति वाले से, ये सवाल है। अब आपके सामने एक अनुलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह है। अब इसके मतलब समझो, यहाँ अगर मैं अनुलोम विवाह की बात करता हूँ तो अनुलोम विवाह अपने वर्ण से निम्न वर्ण की महिला से विवाह करना, अपने निम्न वर्ण की महिला से विवाह करना, वो अनुलोम। प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम जैसे जब निम्न जाति क्या कर रही है, निम्न जाति उच्च जाति की लड़की से विवाह कर रहा है, उच्च जाति की लड़की से विवाह कर रहा है, जाति के लड़की से विवाह कर रहा है। अब बताओ क्या समझ में आया? प्रतिलोम होगा सर, प्रतिलोम सर। जब तक आपको प्रश्न को सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाएंगे, उसका सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाएंगे, और अतः जो आपने यहाँ पर जवाब दिया प्रतिलोम विवाह का, यही विकल्प आपका सही माना जाएगा इस प्रश्न के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। लव मैरिज गंधर्व विवाह को रिलेट कराता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रहण का प्राथमिक स्रोत नहीं है? देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से। किताब बी होगा, बुक। देखो यहाँ आपको पता होना चाहिए प्राथमिक डेटा कौन सा है ना।
द्वितीयक डेटा कौन सा है, जब तक आपको ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी हम उस चीज़ों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। सही बात है ना। अभी ये हाल ही में आपका पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, और उसमें भी ये सवाल पूछ लिया गया था। साक्षात्कार हो या अवलोकन हो, साक्षात्कार हो या अवलोकन, यही पे ऑप्शन आते भी हैं, दबाते दो ही ऑप्शन। तो इस प्रक्रिया में दोनों को बेसिकली डेटा संग्रहण का, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन में दिया गया है, जो कि इन डेटा को संग्रहण को प्राथमिक स्रोत बताया गया है, प्राथमिक स्रोत बताया गया है। अब सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो यानी ये बात तो क्लियर हो गया कि ए वाला मतलब अवलोकन और साक्षात्कार आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्राथमिक स्रोत हो गया। क्लियर हुआ, स्पष्ट है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करता हूँ सर्वे की, आपसे बात करता हूँ प्रयोग का, आपसे बात करता हूँ फोकस समूह का, फोकस 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 समूह का, आपसे बात करता हूँ केस स्टडी का, केस अध्ययन का, ये सभी प्राथमिक डेटा संग्रहण के पार्ट माने जाते हैं, है ना, ये सभी के सभी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसके अंतर्गत एक शब्द और हमारे सामने प्रकट होता है, प्रश्नावली, है ना। क्या? प्रश्नावली। प्रश्नावली भी एक अहम रोल अदा करती है प्राथमिक रिसोर्सेज में या डेटा में। लेकिन किताब हो गया, डायरी हो गई, है ना, सेकेंडरी, डायरी हो गया, किताब हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, आत्मकथा हो गई, ये सब कौन सा स्रोत है? ये सब सेकेंडरी, सेकेंडरी स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज। बिल्कुल, आपने यहाँ पे सही जवाब दिया। अतः क्या मैं ये कह सकता हूँ कि विकल्प जो किताब लिखा हुआ है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है? यस या नो? यस सर, यस सर। सामाजिक दूरी का पैमाना किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा विकसित किया गया? जैक रोथमैन तो बेसिकली कम्युनिटी में आते हैं। थॉर्नडाइक महोदय का एक स्केल रहा, थॉर्नडाइक स्केल कहा गया। बोगार्ट्स महोदय ने सामाजिक दूरी का मापन और प्लस में सर समुदाय में हम की सर भावना एक्सक्यूज बताया। मी, जी थोड़ा सा सर ये बुक वाला थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा वो समझ में नहीं आया। प्रश्नावली निरीक्षण देखिए, थोड़ा सा एक बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं एकदम आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ना नोट करवा देता हूँ एक पेज पे, ठीक है? नोट करवा दूँ ताकि हाँ आपको सर। चीज़ें आ जाएं। ये चलो, अब यहाँ पर आप लोग नोट कर लो। जैसे देखो, आंकड़ों के स्रोत होते हैं, क्या होते हैं? आंकड़ों के स्रोत होते हैं, मतलब रिसोर्सेज होते हैं। अब इसी स्रोत को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया प्राथमिक, है ना, प्राथमिक स्रोत, और दूसरे को बोला गया द्वितीयक स्रोत। ठीक है, ये जो प्राथमिक स्रोत का पार्ट रहा उसके अंतर्गत जैसे अवलोकन आ जाता है, ऑब्जर्वेशन, प्रश्नावली, प्रश्नावली, और अनुसूची, अनुसूची, और साक्षात्कार, साक्षात्कार, और केस अध्ययन, केस अध्ययन, और प्रक्षेपी विधियाँ, प्रक्षेपी या प्रक्षेपी विधियाँ, और समाज मिति, समाज मिति, और कोई छूट रहा है? फोकस ग्रुप, फोकस समूह, समूह, ठीक है, फोकस समूह, ये सब उसके पार्ट है। लेकिन इसी द्वितीयक स्रोत को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा गया व्यक्तिगत प्रलेख, प्रलेख, और एक का नाम रखा गया सार्वजनिक प्रलेख। जो व्यक्तिगत प्रलेख था उसके अंतर्गत कुछ पार्ट शामिल किए गए, जैसे जीवन इतिहास, जीवन इतिहास, डायरी, पत्र, ठीक है, पुस्तक, एंड पुस्तक। सार्वजनिक में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ठीक है, रिपोर्ट, रिपोर्ट, सांख्यिकी आंकड़े, सांख्यिकी आंकड़े, अन्य सामग्री, है ना। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें जो शामिल की गई हैं, ठीक है, जैसे किताब से, डायरी से, पत्र से, पुस्तक से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
डेटा रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। इसलिए इसको व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में द्वितीयक स्रोत माना गया है। ठीक है, सार्वजनिक रूप में रिकॉर्ड हो गया, रिपोर्ट हो गया। ठीक है, जो सांख्यिकीय आंकड़े हो गए, जैसे रिसर्च में अगर हम कर रहे हैं, हमें आंकड़े लेना है तो हम गूगल कर लेते हैं, तो ये द्वितीयक स्रोत का पार्ट मान लिया जाता है। जो हम डायरेक्ट जाके करते हैं वो प्राथमिक स्रोत का पार्ट मान लिया जाता है। क्या क्लियर हुआ? एक बार स्पष्ट करिएगा। ये ठीक है, तो ये सर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? बोगार्ट्स का नाम करेक्ट होना चाहिए। यहाँ आगे देखेंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप ये जानते हैं? 5 जून 5 जून, सॉरी, हाँ 5 जून, 5 जून। ये ऐसे सवाल करोगे तो गड़बड़ करके चली आओगी। आप नहीं सर, 5 जून 1 सही है। अक्टूबर, 1 अक्टूबर को जानते हो वृद्ध दिवस मनाया जाता है। Yes, है कि नहीं? तो वो चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ विकल्प जो माना जाएगा वो ऑप्शन पर आपका पहला करेक्ट होगा, यानी आपका माना जाता है 5 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल तक रुक करते हैं। महबूबुल हक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? किस अवधारणा Yes, का sir. बीड़ा उठाया? सकल राष्ट्रीय विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक बी। बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए जो है महबूबुल हक का नाम बहुत फेमस रहा है, परीक्षा में आता है। ये पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री रहे हैं। मानव विकास और मानव विकास सूचकांक की अवधारणाओं का बीड़ा इन्होंने उठाया है, ये बात सत्य है। और मैं आपको बता दूं, सन 1990 का दशक था और उस समय महबूब हक ने और भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता अमर्त्य सेन ने पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी भी किया था, है कि नहीं? ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट से संदर्भ में ये चीज़ें दी गई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो यहाँ पर आपको इंडेक्स दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके सामने सेकंड ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना भी जाएगा इस प्रक्रिया में। ठीक है ना? याद रखें कि आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी रहा है। आगे हम बात करते हैं 15 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। ये भी सवाल अच्छा है और आशा करता हूं कि आप इस सवाल से रूबरू डी, डी, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। वर्ल्ड स्टूडेंट जी। डेज के रूप में एक आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये कि 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और ये बेसिकली जो रोल था भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम आप सबको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय की जयंती के उपलक्ष्य में बेसिकली 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया था, जो कि इस विकल्प में दिया ही नहीं है ना? क्या है? बताओ। नहीं सर, नहीं दिया हुआ है। सर हाँ जरूर बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, एक तो आपके सामने जो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या आप बता सकते हो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सर 12 अगस्त को। 12 अगस्त। ओके, 12 को मनाया जाता है। अच्छा, एक तो आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, क्या बोलते हैं, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। 10 राष्ट्रीय युवा दिवस वो कब? 12 जनवरी। आज आज ही है सर। हाँ, तो एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है 12 अगस्त और दूसरा ध्यान रखने वाला है 12 जनवरी। तो दो 12 जनवरी। इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सब। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय मनाया जाएगा और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय का पार्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की बात अगर हम लोग करते हैं तो अभी अभी आप लोगों ने ऊपर भी जवाब मुझे दिया भी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। 5 जून हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे बात करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात, और मैं बात करता हूं विश्व छात्र दिवस की बात, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा जवाब आना चाहिए 15 अगस्त। 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। और एक होता है विश्व मानवता दिवस, और ये तो 19 अगस्त में। अगस्त में, बिल्कुल। और ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस। तो सही विकल्प यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का पार्ट। पोस्ट कार्ड किसके द्वारा दिया गया, ये बात आपको पता है अच्छे से। सन 1937 में ओरविल का नाम सुना होगा, और लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का नाम सुना होगा, और जो कि यही विकल्प 1937 में आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है,
P से प्लानिंग हो जाता है, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग और R से रिपोर्ट, B से बजटिंग। ये चीज़ जरूर ध्यान देने वाली है। 1971 में एक और यहाँ पे शब्द जोड़ा गया था, इवैल्यूएशन और फीडबैक जैसे दो शब्द लूथर गुलिक महोदय के द्वारा जोड़े गए थे, और ये डेटा आपको मिलेगा इग्नू की किताब में MSW। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ये सवाल आपके सवाल जो है परीक्षा में पूछे ये तो सर नीति आयोग नीति होगा। आयोग। नीति आयोग। ये फेमस भी रहा है, वनडे एग्जाम जितने भी अभी तक हुए हैं उन एग्जामों में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगा कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय का पार्ट नहीं है। विकल्प आपने सही दिया है यहाँ पर, है ना। कानून द्वारा निर्मित नहीं है ये। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसका निर्माण संसद के किसी कानून के द्वारा नहीं किया गया था, है ना। और संविधान में उल्लेख भी नहीं है इसका, ये बात आप जानते भी हो। भारत के संविधान में कहीं पर भी नीति आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है कि नहीं। कार्यकारिणी निकाय है नीति आयोग, एक कार्यकारी निकाय के साथ साथ हम बात करते हैं तो संवैधानिक निकाय नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, नीति आयोग को एक नीति थिंक टैंक कहा जाता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री इस नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। रेचन मतलब होता है कैथोरसिस, बड़ा ही फेमस शब्द रहा है ये, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस शब्द से रूबरू भी होंगे। कैथोरसिस मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। इसका सर होगा प्यूरिफिकेशन होगा। कैथोरसिस का मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे मैं अगर बात करता हूँ आप लोगों से, भाव शांति, विरेचन, भावनाओं का समन, है ना। नाटक आदि कलाओं से अभिव्यक्ति द्वारा प्रबल जो भावनाएं होती हैं उसको सबल चीजों से रिलेट कराता है कैथोरसिस, है ना। तो एक प्रकार साफ भी कह सकते हैं सर। क्या कह सकते हैं सर? अरे पारदर्शिता भी कह सकते हैं, जैसे क्लीन, बिल्कुल ट्रू पर्सन। हाँ, आप बोल सकते हो, शुद्धिकरण कह लो, है ना। आप क्या कहते हाँ हाँ हो? शुद्धिकरण। हाँ शुद्धिकरण, हाँ तो शुद्धिकरण। उसका अर्थ होता है कैथोरसिस का बेसिकली प्यूरिफिकेशन, या आप उसे कह सकते हो शुद्धिकरण या सफाई बोल सकते हो अपने शब्दों में, जिस तरीके से आपको जो शब्द आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगर आप कह रहे हो शुद्धि तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा, शुद्धिकरण यानी बी, प्यूरिफिकेशन। बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, इसी तरीके से जब आप प्रश्नों के मीनिंग को समझ जाओगे ना तो आसान लगेंगे आपके वहाँ पे ऑप्शन, आसान लगेंगे। अच्छा लगा। आगे बात करते हैं। बाल निषेध अधिनियम पारित किया गया, है ना, 2001। नहीं 2006। सर ये ठीक तो होगा। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा विचार करके जवाब दे। 2001 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर, यहाँ तो हाँ। जाना चाहिए, वो 2006 जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं Yes. बाल विवाह Yes, sir. निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था और ये 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था, है ना। उद्देश्य जानते हो क्या है इसका? ये अधिनियम बाल विवाह पर रोक तो थोड़ा सा बात ठीक कर दें। हाँ 1 नवंबर 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन रोल है, वो बाल विवाह को रोक लगाने की बात करता है, पीड़ितों की सुरक्षा करने और बाल विवाह को बढ़ावा देने एवं संपन्न कराने वालों के लिए दंड बढ़ाने के लिए बनाया गया यह एक अधिनियम है ना। और मैं आपको बता दूं, इस अधिनियम में जानते हैं वर और वधु को विवाह योग्य कब माना गया, कितनी एज मानी गई है? तो वर मतलब बॉय, आप कह सकते हो 21 और गर्ल्स 21 वधु यानी 18 वर्ष। अच्छा, आप लोगों ने भी सुना भी होगा 2021 में कि 21 कर दिया गया है। लड़कियों की भी आयु 21 वर्ष की कर दी गई है और लड़कों की भी आयु, बीच में खूब चल रहा था ये। लेकिन मैं बता दूं आपको, वो बेसिकली अभी तक किसी गजट में इस तरीके से प्रकट नहीं हुआ है, केवल नेताओं के द्वारा हम लोगों ने सुना है न्यूज़ वगैरह में, है ना। बट इस तरीके से भी कहीं किसी गजट वगैरह में नहीं आया है, प्रमाणित नहीं हुआ है। जैसे अगर हो जाएगा तो फिर परीक्षा में आएगा तो आप लगाना, लेकिन अभी अगर परीक्षा में आता है तो 18-21 का ही रेशियो लेके चलना है। ठीक है, ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है? सी। आपको
पता होना चाहिए कि इसमें कार्यकर्ता कौन कौन सा है। यदि आपको पता होगा तो ये प्रश्न यूजीसी नेट का बेसिकली क्या है, मैं आपको बता दूं कि रिपीटेड है एक प्रकार का, है ना। कुलकर्ण हाँ पीडी कुल सी होगा सर। जी सर, सी प्री कुलकर्णी। हाँ, देखो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो डॉक्टर पीडी कुलकर्णी महोदय हैं, इनका नाम जानते हो कहाँ आया है? सामाजिक न्याय सॉरी सामाजिक नीति में, सोशल पॉलिसी में, है ना। और जॉन किडना हो गया, डॉक्टर पीडी कुलकर्णी महोदय हो गए, इनका नाम। सामाजिक कार्यकर्ता में अन्ना हजारे हो गए, मेघा पाटेकर हो गई, अरुंधति रॉय हो गए। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं जो राजा राम मोहन राय के अलावा भी, उनका भी नाम देखने को मिला। ये प्रश्न अभी मैं हाल ही में करवा रहा था यूजीसी नेट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, वो पेपर था 2012 दिसंबर का। उसका ये प्रश्न हूबहू यहाँ पर कॉपी कर दिया। ये मान लीजिए कॉपी टू पेस्ट किया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। सामाजिक सपोर्ट कराए। एक सवाल और आता है, परिवीक्षा का अर्थ आपको बताना है। परिवीक्षा यानी प्रोबेशन का मीनिंग बताना है, इसके अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे नीचे बी सर बी, जवाब पर रिहाई। देखो। प्रोबेशन बेसिकली क्या है? परिवीक्षा है पद्धति जिससे अपराधी जेल नहीं जाता है, परंतु एक विशेष अधिकारी सम्मुख जो है नियत अवधि रिलीज तक ऑन नियमित बेल। रूप से उपस्थित रहता है ना, परिवीक्षा। और परिवीक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। एक अपराधी पर निगरानी की अवधि दर्शा दो, या इसके आदेश अक्सर कारावास के बदले में अदालत द्वारा दिया जाने वाली जो भी एक्टिविटी होती है उस क्रिया को दर्शा दो। योग्यता, आचरण, चरित्र का परीक्षण करना, उस शब्द को आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे प्रोबेशन में। प्रोबेशन के जनक जानते हो किसको कहा जाता है? अभी मैंने हाल ही में आप लोगों से कई बार बता भी चुका हूं प्रोबेशन के जनक को लेकर। क्या बता सकते हो? अरे भाई, जॉन ऑगस्टन का नाम मैंने बताया नहीं है आप लोगों को क्या? प्लीज बताओ। जॉन ऑगस्टन का नाम, इस चीज को याद रखा करो आप लोग, है ना, ताकि अगर मान लो इन केस परीक्षा में पूछ लेता है तो आप जवाब तो दो। जॉन ऑगस्टस का नाम सन 1848 में, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जॉन पेपर में आ सकता है आप लोगों के लिए। ऑगस्टस का नाम सन 1848 में इन्होंने एक शराबी आरोपी को प्रयोगात्मक आधार पे, है ना, यूएसए में जो है, यूएसए की एक अदालत है जो मैस्कुआट करके, उस अदालत में जमानत पर लिया था और अपराध करने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की थी उसने। तो इसलिए इसको प्रोबेशन का जनक कहा गया है, ठीक है, ऑगस्टस को। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। सर एक मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर से बताएं। सर कोई भी नए हैं तो उसमें भी एक प्रोबेशन पीरियड होता है, 1 साल का है। देखो बिल्कुल, किसी भी कार्य के लिए अगर हम बात करते हैं, आप परीक्षण कर रहे हो या उसके योग्यता या इसी तरह की किसी चीजों का आप परीक्षा कर रहे हो या उसका परीक्षण कर रहे हो, है ना, तो उस प्रक्रिया को बोला गया है। अब देखो, लाइसेंस पर रिलीज होना, जमानत पर रिहाई, सजा का सशर्त निलंबन और सजा का निलंबन, क्या आप बताना उचित समझेंगे इस प्रश्न के आधार पे? बड़ा अच्छा सवाल है आपके सामने, प्रोबेशन का मतलब पूछ के यहाँ पर अच्छा सवाल इसने दर्शाने का प्रयास किया है। प्लीज एक बार बताने का। सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट बी है ना? बी नहीं, नाम बोलिए। सी, सजा का निलंबन। यहाँ ये सजा का निलंबन का पार्ट होगा, विकल्प आपका डी करेक्ट माना जाएगा, है ना, सजा का निलंबन। अच्छा, सजा का निलंबन का नहीं, सशर्त निलंबन करे तो बेटर रहेगा, है ना। आपका सशर्त कंडीशनल होता ना, तो है ना, आपका ये डी नहीं होगा, है ना। निलंबन तो है, निलंबन इसमें भी, लेकिन यहाँ पर उससे बेटर ऑप्शन ये वाला, सजा का सशर्त निलंबन। ठीक है भाई, ये ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन सही जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक भाई, ऑप्शन नंबर सजा निलंबन करके रखी जाती है क्यों सर? हाँ, वो उसके साथ भाई कंडीशन होता है ना, ये बिना जी जी होगा कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे निलंबन का मतलब हो गया कि कोई भी शर्त और तो नहीं है, जैसा तैसे रह सकता वो,
बिल्कुल ठीक सर। किसी अदर कंट्री में नहीं जा सकते हो, है ना, शादी नहीं कर सकते हो, विवाह नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें बेसिकली इसमें दर्शाया गया है। ये देखिए एमजी रनाडे के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, अभी हाल ही में पढ़ाया था। एमजी रनाडे किससे संबंधित है, ये भी सवाल आपके सामने है और मैं पढ़ा चुका हूँ। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक सर। प्रार्थना देखिए समाज। हाँ, यहाँ यदि एमजी रनाडे की बात मैं अगर आपसे कर रहा था, महादेव गोविंद रनाडे एक भारतीय समाज सुधारक है, न्यायविद है, राष्ट्रवादी है। महाराष्ट्र का इनको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक भी हैं ये, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने ही संस्थापना का रोल अदा किया है, ये महादेव गोविंद रनाडे महोदय। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक भी इनको कहा गया है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। आपने प्रार्थना समाज का नाम सुना होगा, बताइए, प्रार्थना समाज का नाम सुना है आपने? यस हाँ सर, पढ़ाया है आपने। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ा चुका हूँ। जीवन काल में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र में इन्होंने जो है ग्रंथों उत्तेजक सभा और प्रार्थना सभा जैसी क्रियाओं पर इनका नाम देखने को मिलता है। अतः प्रार्थना सभा जो समाज है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। सत्यशोधक समाज Yes, तो sir. ज्योतिबा फूले महोदय का। ब्रह्म समाज की बात अगर हम लोग करते हैं तो राजा राम मोहन राय जी का नाम। राजा राम मोहन राय। और भारत का सेवक द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात अगर हम करते हैं तो आप तरीके से जानते हैं किसका नाम, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले 1905 में, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? देखिए ये तो बड़ा आसान सवाल आ गया भाई, सन 1951। हाँ 1951। हाँ, ये आप सबको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था और कृषि पर यह बेस्ड था। दूसरी वाली जो थी वो योजना जो शामिल थी उसमें उद्देश्य जो उद्योग। औद्योगिकरण पे, उद्योग पर शामिल था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। महालनोबिस पीएससी महालनोबिस के मॉडल पर बेसिकली वो आधारित थी, है ना। और देखो तीसरे बेसिकली गाडगिल का भी नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं चंडी प्रसाद महोदय का भी, चंडी चक्रवर्ती का भी नाम देखने को मिल जाता है उसमें, है ना, तीसरे वाले में। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर। वैज्ञानिक प्रबंधन का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वैज्ञानिक प्रबंधन का अच्छा सवाल है भाई, बताइए। जी आइडिया ऑफ साइंस। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का ये सवाल देखने को मिला आपके सामने। आपने एक नाम सुना होगा, फ्रेडरिक विस्लो टेलर का नाम। फ्रेडरिक विस्लो टेलर का नाम। टेलरवाद के नाम जिससे बेसिकली इनको ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के अग्रदूत इनको कहा जाता है ना, वैज्ञानिक प्रबंधन के अग्रदूत ये है। और इन्हें टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है, टेलर को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है इनको। और ये इनका रोल जो आता है कि प्रत्येक कार्य की योजना एक समर्पित विभाग द्वारा पहले से बनाई जानी चाहिए। और ये बात सत्य है, कोई काम करने से पहले एक प्लान आपके पास होना चाहिए। यही बात इनका बहुत फेमस हुआ था, फ्रेडरिक विस्लो टेलर का। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि मानव संसाधन विकास का आयाम कौन सा नहीं है? इसमें डी होगा सर। डी सर। डी प्रोफेशनल से प्रोफेसर डी प्रदर्शन मूल्यांकन वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक फेमस वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में कौन सा दो पार्ट नहीं आता है, बहुत फेमस रहा है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट जो पार्ट रहा है वो बेसिकली इस क्रिया के अंतर्गत आता नहीं। संचार कौशल विकास मानव संसाधन विकास का आयाम है ही नहीं। और ये परीक्षा इस ऑप्शन में हालांकि दिया नहीं, यूजीसी नेट वगैरह में बेसिकली बड़ा फेमस रहा है। मोरल वैल्यू का भी पार्ट है, जो कि मोरल वैल्यू भी इसके अंतर्गत पार्ट नहीं शामिल किया गया है। बट इसके लिए आपको जानना ये जरूरी है कि एचआरडी के कौन कौन से ना आयाम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एचआरडी के कौन कौन से बेसिकली
उसके आयाम होते हैं। एक तो देखो मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक और राजनीतिक मनोवैज्ञानिक होता है। आंतरिक और बाहरी गतिविधियों पर ध्यान रखना भी आप कह सकते हो कि ये मानव संसाधन विकास का आयाम है। ठीक है, लक्ष्य पर ध्यान देने की बात करें तो वो भी एक प्रकार से आयाम है। ठीक है, वो भी एक प्रकार से आयाम है। लक्ष्य पर पहचान और एकीकरण पर बात करते हैं तो भी एक आयाम है। उपलब्धि और अगर मैं अनुकूलन की बात करता हूँ तो वो भी एक प्रकार का आयाम ही है। तो मानव संसाधन के अन्य दृष्टिकोणों में आप ये कह लीजिए कि शारीरिक, मानसिक, शहरी, ग्रामीण, स्थानिक, प्रादेशिक, समग्र स्कोर का जब हम लोग इवेलुएट करते हैं तो उन सभी प्रक्रियाओं में हम लोग जो है आयाम देखने का प्रयास करते हैं, यानी डायमेंशन। तो देखो, पहला दिया है कैरियर विकास की योजना करना, दूसरा दिया है रिक्वायरमेंट भर्ती, तीसरा है ट्रेनिंग, चौथा है आपका जो है प्रिफरेंस मतलब मूल्यांकन, तो देखो उपलब्धि की बात यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस सवाल का जो जवाब जाना चाहिए, कैरियर की विकास के लेकर योजना की बात करना ये हो सकता है। रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा रखते हैं हम लोग, और ट्रेनिंग यहाँ पर भी हो सकता है, प्रदर्शन मूल्यांकन भी यहाँ पर हो सकता है। तो आई थिंक भर्ती आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आयाम भर्ती के परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है, मेरे दृष्टिकोण से भर्ती रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस विकल्प जो जाएगा रिक्वायरमेंट जाएगा, है ना, रिक्वायरमेंट जाएगा। फिलहाल देखेंगे कि आयोग क्या देता है ना, डायमेंशन के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सा डायमेंशन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार बताइए, इसमें कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया है। या 14 ऑप्शन ए सर 21 कह रहे हैं। देखो 21 का ए है, आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे निःशुल्क बच्चों के बारे में बताया गया है, कंपल्सरी एजुकेशन वगैरह को लेकर बात की गई है ना, मुक्त। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इसने निःशुल्क कानूनी सहायता लिखा है का अधिकार, है ना, एक मिनट होल्ड रखना। हाँ हेलो, यहाँ पर जो कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार इसमें शामिल है। एक बार बता दूं, निःशुल्क सहायता कानूनी का अधिकार भारतीय अनुच्छेद में 39 का ए आता है। ये बात तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि उस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के सभी नागरिकों को समान तक जो है न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित किया जा सके और निःशुल्क कानूनी सहायता भी उसे प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में बात किया गया है। निःशुल्क और निःशुल्क जो है शिक्षा की अगर बात होती तो आप लोग कहते कि भैया 21 का ए है, तो फिर तो मान लो ठीक था। समानता के आर्टिकल की बात करते हैं तो वो आप लोगों को रिलेट करा देता है, कौन सा जो है 14। और अगर आपसे बात करता हूँ आर्टिकल 16 के बारे में, तो आर्टिकल 16 भी आप लोग जानते हो, सार्वजनिक रोजगार और मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान 16 में भी। और आर्टिकल 15 तो सिंपल है, आप जानते हो, जो कि वो बताता है सीधा सीधा भेदभाव, है ना, किसी भी जाति, मूल, वंश, है ना, इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो बताता है। जो प्रश्न है उस प्रश्न के आधार पर ये ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न का सर 14 होगा, आर्टिकल 14 है सर, 14 होगा सर, उसमें आता है। आर्टिकल 14 में आप कह रहे हैं आता हाँ, आता है, समानता का अधिकार में आता है उसमें। अच्छा, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में जो है रहने वाले सभी लोगों के लिए समान, सभी लोगों को कानून के सामने बराबरी और कानून का समान संरक्षण मिलने की बात की गई है। ये बात तो मैंने भी सुना है ना, बट यहाँ रिलेट भी करता है चिल्ड्रन जी। विकल्प तो 29 ए सही है, ठीक है, विकल्प नहीं तो 14 उसमें आएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता में। अच्छा 14 आएगा। देखो मेरे हिसाब से आपको बता दूं, 14 के कई भाग हैं, कई पार्ट हैं, है ना, जैसे ए बी सी करके पार्ट बेसिकली देखने को मिलते हैं, है ना हमें। तो उस अगर पार्ट में भी अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कहीं अभी तक ये मिला नहीं है, केवल इतना देखने को मिला है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून समझ क्षमता के लिए
वंचित नहीं कर सकता है, ये चीज़ें देखने को मिली है। समान सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता है, ये देखने को मुझे मिला है। ठीक है, समान रूप से लागू होता है ना, ये सभी चीज़ें मैंने देखा है ना, पढ़ा है। और देखो, भेदभाव पर रोक लगाना, अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म करना, दिव्यांगता पर आधारित भेदभाव को अवैध बताना, ये बताया गया है। लेकिन 14 में निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में मैंने स्टडी नहीं किया। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप उसे भेजिएगा, है ना। हो सकता है कि देखो, जब भी कोई स्टेट अगर परीक्षा करवाती है तो उस दौरान एक आध प्रश्न आ जाते हैं, क्वेश्चन कुछ होते हैं, ऑप्शन कुछ होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मगर जिस प्रश्न जो सर जिसमें माइनस मार्किंग होगी फिर तो वो कॉमन नंबर सभी को दिया जाएगा ना, उसमें सभी को कॉमन नंबर दिए जाएंगे, सभी बच्चों को तो उसमें कॉमन नंबर दिए जाएंगे। हाँ। जैसे इसमें वो कोई ऑप्शन नहीं आया तो उसको छोड़ देना चाहिए या किसी पे टिक अगर लगाना चाहिए? लगाते भी हो और नहीं भी लगाते हो तो उससे कोई वो नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर तब भी आपको कॉमन ही दिए जाएंगे उसमें, है ना, आयोग की तरफ से। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से इसका कॉमन नंबर सभी को मिलना चाहिए। बाकी अगर आप लोग कह रहे हो कि 14 में आता है, तो अगर आपके पास उसका कोई कंटेंट मिलता है तो आप मुझे शेयर करिएगा। मेरे नॉलेज के आधार पे अगर मैं बात करूँ तो शायद नहीं आता, मे बी, क्योंकि निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है, जो कि 39 साफ शब्दों में और बताता भी है उसके बारे में। हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, एग्जाम में भी आया भी है कई बार, वो 39 ही सही जवाब होता है, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। ये देखो, कोटा सैंपलिंग होता है। ये कोटा सैंपलिंग किसका पार्ट है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। अतः मैं जी कहूँगा नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी है। एक्सीडेंटल हो गया, कोटा हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशियल हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे सैंपलिंग है, मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी कौन सा है, नॉन प्रोबेबिलिटी करते हैं। मैंने नोट करवाया नहीं करवाया आप लोगों को? करवाया है नोट? बोलो, लिखवाया है जी नहीं सर। लिखवाया है? उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा जी दिए, सर। है ना। तो वो चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही विकल्प आपका यही माना जाएगा। परिकल्पना, देखो हाइपोथेसिस का पार्ट आ गया यहाँ पे। परिकल्पना कह रहा है आपसे कि अप्रासंगिक बातों से बचने में मदद करती है, यानी हाइपोथेसिस हेल्प इन द अवॉइडेड इन द, जो है इरिलेवेंट शब्द दर्शाया गया है। डेटा और तथ्य। तो क्या चीज आप डेटा यहाँ पे और लेना तथ्य। उचित समझेंगे? Prediction. बी होगा, बी। डेटा और तथ्य। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है सोशल वर्क में। हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में जाना गया है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिलेवेंट, इसका किस किस चीज़ों से इसका मतलब होता है, आपसे अगर मैं ये कहूँ सिंपल बातों में, तो परिकल्पना में इस बात को स्पष्ट रूप से विचार पर प्रतिबिंबित किया गया है या बताया गया है कि किसी घटना के बारे में हम क्या जानने की उम्मीद करते हैं और अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान अंतराल को संबोधित करना चाहते हैं, तो उस क्रियाओं को दर्शाया गया है। तो ये बात तो सही है, भविष्यवाणी चीज़ों को हम दर्शा सकते हैं, ये चीज़ें उसमें शामिल किया गया है ना। यहाँ तक कि गुण को भी शामिल किया गया है। डेटा और तथ्य एक ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर, डेटा और तथ्य। मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि जो विकल्प जाना चाहिए हाइपोथेसिस के दृष्टिकोण में, ठीक है, कि अप्रासंगिक बातों से बचने में मदद करता है डेटा और तथ्य से। अगर बेसिकली क्या होता है, एरर होते हैं, है ना, उससे क्या होता है, एरर्स आते हैं। तो कोशिश करता है कि हाइपोथेसिस की एरर ना हो, और एरर होते हैं डेटा और तथ्यों से ही, है ना। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जो विकल्प यहाँ पे डेटा और फैक्ट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही जाना चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए कुछ स्टेप होते हैं, जैसे स्टेट द हाइपोथेसिस पहला, फिर एक होता है स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस लेवल, है ना। मैं अगर हिंदी में आपसे बात करूं तो परिकल्पना पहले बताने की कोशिश करता है, दूसरे में महत्व स्तर निर्देशित करता है, तीसरे में परीक्षण सांख्यिकी की पहचान करता है, चौथे में निर्णय नियम बताता है, पांचवें में बेसिकली देखो डेटा जुटाने की बात करता है ना, जो कि उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा जुटाने की बात करता है, लेकिन अप्रासंगिक बातों से बचने का प्रयास करता है। तो बचने का मतलब यही होता है, एक प्रकार से अवॉइड करने का प्रयास करता है ये, ठीक है। और परीक्षण सांख्यिकी की गणना करता है, छठा, और सातवां जो होता है निर्णय की व्याख्या करता है। तो 7 स्टेज इसके होते हैं हाइपोथेसिस के, है ना, 7 स्टेजेस होते हैं हाइपोथेसिस के, ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा चर जो है नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ये आपको बताना है। वेरिएबल लगातार। अंतर्गत नहीं आता है। ये सर ए होगा, कांस्टेंट, लगातार। लगातार। अच्छा जी, देखिए कॉन्स्टेंस का अगर मैं आज देखो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कई टाइप की चीज़ें जो है होती हैं, वेरिएबल कई टाइप का होता है ना। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, एक बाह्य वेरिएबल भी होता है, एक आंतरिक वेरिएबल भी होता है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल भी होता है ना, कई टाइप का होता है। लेकिन इसके आधार पे अगर हम बात करते हैं तो इन ऑप्शनों को देखें अगर हम लोग, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं देखने को मिलता है, अस्त कांस्टेंट कई रूप में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे बेसिकली इसके अगर हिंदी की बात करते हैं तो निरंतर की बात करता है, ये लगातार की बात करता है ना, एक समान या एक स्थिर की बात करता है, एक अपरिवर्तनीय बात करता है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि इस प्रक्रियाओं में कम इसका रोल देखने को मिला है, तो इसलिए कांस्टेंट ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, तो दैट डज नॉट चेंज, दैट मीन्स कांस्टेंट, तो ऑप्शन जो जाएगा वो आपका यही करेक्ट जवाब माना जाएगा इस प्रश्न का। आगे अगर बात करते हैं, देखिए इसका आप लोगों को मैंने नाम शायद फुल फॉर्म जब यूजीसी नेट की क्लास में अगर आप लोगों शायद जुड़े होंगे उसमें आपको मैंने बताया था, है ना, SPSS का रोल, है ना, SP यानी स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ये परीक्षा में कभी कभी फुल फॉर्म के रूप में हो जाता है। तो कहा गया कि एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग अनुसंधान में निम्नलिखित में से किस पर आप कर सकते हैं? सर ए। डिजाइनिंग के लिए डेटा का प्रसंस्करण एवं ये होगा सर, इसमें सर जी सबसे बड़ा जो है वही मैंने अंदाजे में मारा है। नहीं, एनालिसिस भी है एक सब्जेक्ट। बिल्कुल, देखो ये आपको ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण करता है, जो कि विकल्प ए में ही रिप्रेजेंट हो रहा है और आपने सही जवाब दिया है सर। ठीक है, तो ये डेटा एक विजुअलाइजेशंस है जहां उपयोगकर्ताओं को डेटा का खोज करना और रुझान की पहचान करना मदद करने में एक प्रकार से इसे कहा जा गया है कि विजुअलाइजेशन हो सकता है। SPSS बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इस शब्द को आप लोगों को ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है एक प्रकार से, ये उपयोगकर्ताओं को मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है और नाम इसका पूरा पूछा जा सकता है सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज। इंग्लिश में इसको हम लोग, है ना, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? देखो ये आपको बहुत ध्यान से करना होगा। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम तो होगा, एक सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। यस सर, ऑप्शन ए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ से डी होना चाहिए। अच्छा, हाँ। अनुसंधान का पहला चरण पूछा तो देखो चयन वगैरह आ रहा है तो भी पहला चरण है, अनुसमस्या की खोज कर रहे हैं तो भी पहला चरण है, और समस्या की पहचान भी कर रहे हो तो भी पहला चरण है, तो इसलिए आप डी कह सकते हो, है कि नहीं। यहाँ उपयुक्त तो सभी दिया गया है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ विकल्प जो चुनाव करिएगा वो आपका डी करेक्ट होगा। बाकी आपको एक चीज़ बताता हूँ, याद भी होगा आप लोगों को, PhD का एक आर, है ना, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत मदद करता है और एक सवाल आपका यहाँ से सही कराता है। ये प्रॉब्लम P से, H से हाइपोथेसिस, D से डिजाइन, C से कलेक्शन, A से एनालिसिस, G से जनरलाइजेशन, R से रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क? आपको HB ट्रेकर का पता होना चाहिए। 1948 में उन्होंने जो है हाँ एक किताब लिखी थी। अब वो किताब में अगर आपने सिद्धांत मुझसे पढ़े हैं तो आप आसानी से 10 के 10 सिद्धांत में से एक सिद्धांत को एलिमिनेट करके मुझे बता सकते हो कौन सा नहीं। सतत मूल्यांकन। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार 10 के 10 सिद्धांत आप लोगों को यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब दे देता हूँ ताकि आप हाँ 10 सिद्धांत पता भी रहे कौन के 10 सिद्धांत आते हैं। तो समूह कार्य के जो सिद्धांत है, सामूहिक कार्य के सिद्धांत, ठीक है, और ये किसने दिया है 1948 में? तो HB ट्रेकर ने दिया है। किसने दिया है? मुर्रे जी। अरे ट्रेकर महोदय ने दिया है। कहाँ से मुर्रे जी का नाम आ गया यहाँ पे? हाँ, कम्युनिटी का दिया है, कम्युनिटी तो का फिर दिया है। कहाँ पढ़ रही हो? ध्यान दो। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखो ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हो कि पहला प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप दिया है इन्होंने, पहला यानी नियोजित का सिद्धांत दिया है, ठीक है।
दूसरे की अगर हम बात करते हैं विशेष उद्देश्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तीसरे की बात करता हूं तो उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत दिया है, समूह संबंध का सिद्धांत दिया है। चौथा निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया है। पांचवें की बात करते हैं तो निर्देशित समूह निर्देशित जो है समूह अंता क्रिया का सिद्धांत दिया है। छठा लोकतांत्रिक का सिद्धांत दिया है। सातवां लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत दिया है। आठवां प्रगति कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत दिया है। नौवां संसाधन उपयोग का सिद्धांत दिया है। 10वां मूल्यांकन का सिद्धांत दिया है। ये 10 सिद्धांत है, ये आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो देखो, प्रगति का सिद्धांत है, विशिष्ट उद्देश्य का भी सिद्धांत है, ठीक है। सतत मूल्यांकन था क्या? सतत मूल्यांकन नहीं था, आई थिंक सतत मूल्यांकन निरंतर, यहाँ मैंने निरंतर जो है बताया है, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत बताया है, ठीक है। मूल्यांकन का सिद्धांत अलग है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद एक और ऑप्शन मेरी प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने कि समूह प्रयोग योजना, समूह प्रयोग योजना, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप सतत मूल्यांकन को रख लीजिए, ठीक है, लेकिन ग्रुप एक्सपेरिमेंट प्लान जो दिया गया है इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप कह दीजिए कि ये जो ऑप्शन जा रहा है इस प्रश्न का कि कौन सा नहीं है, तो वो है समूह प्रयोग योजना, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आप इस तरीके से हटा सकते हो। विशेष उद्देश्यों का सिद्धांत मिल जाएगा आपको। सतत मूल्यांकन यानी मूल्यांकन का सिद्धांत, लगातार मूल्यांकन होना चाहिए ग्रुप में, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं प्रगति कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत, ऑलरेडी मैंने लिखवा ही दिया था आप लोगों को 8वें नंबर का, ये तो है ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। भारत की सामाजिक नीति का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? बताइए जरा। अच्छा सवाल है। पंचवर्षीय योजना की बात आप करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, देखिए सवाल ये है कि सामाजिक नीति का मुख्य स्रोत को लेकर, तो देखो मैं आपको बता दूं, इसमें इससे कई स्रोतों की हम बात करते हैं मुख्य स्रोत के रूप में। एक पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये पार्ट यहाँ पे शामिल किया गया है ये चीज़ें शामिल रहेंगी। डीपीएसपी की बात करता हूँ तो ये चीज़ें भी शामिल रहेगी। तो भारत की सामाजिक नीति का मुख्य स्रोत ना, देखिए संविधान की प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, ठीक है, उस पर आधारित है। 3 बातें नोट कर लो। एक हो गया संविधान की प्रस्तावना, दूसरा हो गया मौलिक अधिकार, तीसरा हो गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, चौथा हो गया कल्याण का अधिकार। ये 4 बात, ये 4 बात याद रखिएगा। तो जो पंचवर्षीय योजना है ये बेसिकली सामाजिक नीति का मुख्य स्रोत नहीं, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो विकल्प में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना, दूसरे वाले में ये आपका गलत लिखा हुआ है। पायलट स्टडी ये हूबहू कॉपी किया हुआ है यूजीसी जो है यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर का, हूबहू कॉपी किया हुआ है। क्या बताना चाहोगे आप इस सवाल? इसमें सी होगा। अच्छा, विकल्प आपने पढ़ा भी है सर कि नहीं, कि तुक्का मारे हो? सर ऑप्शन जो बड़ा है उसमें तुक्का मार दिया, जो बड़ा लग रहा है। चलो यार, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तो तुक्का मत मारो, अभी तो करने का प्रयास करो। अरे चलो सुनिएगा इस बात को। सर बी होगा, बी। ओके, जो बी होगा सर। ठीक है सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जो पायलट अध्ययन होता है एक छोटे पैमाने का अध्ययन होता है सर, और जो बड़े बेसिकली बड़े पूर्ण पैमाने के अध्ययन के डिज़ाइन और प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है, बेहतर बनाने में मदद करता है। तो इसे व्यवहार्यता अध्ययन कह लीजिए या प्रायोगिक परीक्षण कह लीजिए, इस नाम से भी इसको बेसिकली जाना जाता है पायलट स्टडी को। एक बाहरी पायलट होता है, एक आंतरिक पायलट होता है। बाहरी वाला जो होता है वो बेसिकली परिणाम डेटा का मुख्य परीक्षण में शामिल नहीं करता है, इसलिए उसको बाहरी कहा गया है। और जहाँ परिणाम डेटा का अंतिम विश्लेषण में योगदान दे वो आपका आंतरिक पायलट स्टडी कहलाता है। तो पायलट स्टडी कई रूपों में बेसिकली देखने को मिला भी है ना, कई रूपों में देखने को मिला भी है। तो इस आधार पे यदि मैं आप लोगों को इस प्रश्न के जवाब जानने का प्रयास करता हूं, तो क्या विकल्प लगाने के लिए आप यहाँ पर जाना उचित समझेंगे? ऑप्शन ए सर बी। ऑप्शन ए कहता बी है होगा संस्थान सर। के लिए उपयोगकर्ताओं को उपकरणों को प्रारंभिक निरीक्षण। बी कहता है मूल अध्ययन के लिए 1 वर्ष के भीतर एक
अनुवर्ती अध्ययन, अनुवर्ती उत्पत्ति से पहले सीमित पैमाने पर किया गया प्रारंभिक अध्ययन, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया गया माइक्रो लेवल का स्टडी, माइक्रो लेवल की यह स्टडी। देखो माइक्रो लेवल की जो स्टडी की गई है ये आपका नहीं होगा, डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये स्टडी डन विथ इन अ ईयर आफ्टर द ओरिजिनल स्टडी, ये आप बी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मूल अध्ययन में 1 वर्ष के भीतर ही अनुवर्ती का अध्ययन नहीं होता, ये भी आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, टूल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टूल शब्द पहला ऑप्शन। अनुसंधान के लिए उपयोग किए गए उपकरणों का प्रारंभिक जो परीक्षण होता है, ये विकल्प आपका सही माना जाएगा, ठीक है। सर पहले वाले को सर आप लेकिन eliminate कर सकते हो। जी सर ये पायलट स्टडी का एक टाइम ड्यूरेशन भी तो होता है सर। नहीं, ऐसा पायलट स्टडी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 महीने में या 1 वर्ष के भीतर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। पायलट स्टडी का मतलब पहले आप समझ लीजिए, आप समझे नहीं। पायलट जी सर एक ना छोटा कोई स्केल पर, छोटे कोई स्केल पर आप अध्ययन कर रहे होते हो, कोई बड़ा स्केल नहीं है, छोटा स्केल है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में या कम्युनिटी में आप अध्ययन कर रहे हो, जो एक बड़े पूर्ण पैमाने के अध्ययन का डिजाइन करते हो। छोटे पैमाने का स्टडी करके एक बड़ा पैमाना बनाते हो, ताकि उसमें और भी चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम लोग क्या करें, सॉर्ट आउट कर दे प्रॉब्लम को, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 1 साल के अंदर ये स्टडी करना, ये डिज़ाइन आपको करनी, मैं ये नहीं, आप ये आपके ऊपर है, आप ये स्टडी कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, है ना। रिसर्च में ये चीज़ें शामिल होता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितना समय ले रहा है, ठीक है, ये नहीं। तो आप डिज़ाइन करते हो, किस लिए डिज़ाइन करते हो, आप डिज़ाइन करते हो प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए, ताकि जो प्रोसेस हो वो अच्छा हो सके, है ना, एक व्यवहारिक हो सके, है ना, इस तरीके आप करते हो। तो अनुसंधान के लिए उपयोग किए गए उपकरणों का जो टूल्स वगैरह होते हैं, जिसका प्रारंभिक परीक्षण होता है, टूल्स वगैरह का हम प्रयोग में लाते हैं। पायलट का मीनिंग यही दर्शाता है, अनुसंधान के लिए उपकरणों का प्रारंभिक परीक्षण कर रहे हो, भी उपकरणों में, है ना, प्रारंभिक शुरुआती दौर, है ना, छोटे पैमाने पर आपने टूल्स वगैरह का, उपकरणों का प्रयोग करके आप रिसर्च कर रहे हो, खोज करने का प्रयास कर रहे हो, आगे की प्रक्रिया का डिज़ाइन करने का प्रयोग कर रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो। तो इसलिए ये सत्य है, ये यूजीसी नेट का कॉपी टू पेस्ट किया हुआ प्रश्न है, और यूजीसी नेट ने भी यही ऑप्शन को चुनाव किया भी है, नेट ने भी, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो बोस्टल स्कूल किससे संबंधित है, ये एक स्कूल है बोस्टल स्कूल, किससे संबंधित हो सकता है बोस्टल? डी। यंग प्रोफेसर्स। बोस्टल स्कूल ना युवा सुधार और पुनर्वास से जुड़ा हुआ है, युवा सुधार और पुनर्वास से जुड़ा हुआ है। सुनिए, ये भारत के एक किशोर हिरासत केंद्र है, एडल्ट या युवा भी कह लीजिए, ठीक है, और एक प्रकार का किशोर हिरासत केंद्र है, और यूनाइटेड किंगडम और अन्य जो राष्ट्रमंडल देश हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इंग्लैंड में इसे 1902 में स्थापित किया गया था, 1902 में स्थापित किया गया, और कहा गया कि बोस्टल स्कूल को पुनर्वास और औद्योगिक प्रशिक्षण और अन्य निर्देशों के माध्यम से युवा अपराधियों में सुधार लाने का डिजाइन करता है। और जानते हो बोस्टन स्कूल आमतौर पर किशोर अपराधी की आयु क्या माना है, 18 से 21। ये कहा है कि किशोर अपराधी हैं अगर इनकी आयु 18 से 21 आती है तो, ठीक है। और बोस्टन स्कूल जो है भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 15 का 3। आप जानते हो इसके तहत बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, है ना, विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उन चीज़ों को दर्शाता है। और ब्रिटेन में आपराधिक न्याय अधिनियम जो है समाप्त कर दिया गया था, वो एक अधिनियम के माध्यम से लाया गया था, वो एक्ट आया था 1982 में, 1982 में नाम था आपराधिक न्याय अधिनियम, ब्रिटेन में उन्मूलन के लिए। तो यहाँ विकल्प जो जाने वाला है वो डी आपका सही जवाब होगा, डी। कपाट का पूरा नाम पूछ लिया, नहीं कपाट की स्थापना पूछा है, कपाट का पूरा नाम भी आ जाता है एग्जाम में, बड़ा फेमस रहा है ये। अगस्त 1985। 85 सर। देखिए
यदि मैं आपसे बात करता हूँ 1986। बिल्कुल, यहाँ जवाब जो होना चाहिए, देखो इसका नाम तो बेसिकली पार्ट का नाम सुन लीजिए। इसकी स्पेलिंग है CAPART। सी से होता है द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, पी से पीपल, ए से एक्शन एंड आर से रूलर टेक्नोलॉजी। ये उसका पूरा नाम है। तो द काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986, है ना। 1986 में इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे और इसलिए आप कह सकते हो कि विकल्प में जो सितंबर 1986 लिखा हुआ है यही ऑप्शन सही है आपका। लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक है, आप भलीभांति तरीके से जानते हो, इसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है लिटिल कम्युनिटी को लेकर, है ना। और ये बात आप बता सकते हो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा जो है यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा। लिटिल कम्युनिटी में ये किताब इतनी फेमस हुई कि इस किताब में इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं, यानी आप ये कह लीजिए फीचर बताया है। मालूम है आपको फीचर कौन कौन से? भूल गए क्या? यदि भूल गए हो तो बताओगे तो मैं रिपीट करवा दूंगा। बताओ। यस सर। लघु समुदाय की विशेषता। सर चलो तो फिर ध्यान सुनिए। लघु समुदाय की कुल 4 टाइप की विशेषता दर्शाई गई है, 4 प्रकार की विशेषता बताई गई है। एक तो लघुता बताई गई है, दूसरा विशिष्टता बताई गई है, समरूपता बताई गई है, चौथा क्या होगा इसमें? अब एक आप भी बता दो। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, ठीक है भाई। क्या यहाँ पे जवाब आपने दिया है आत्मनिर्भरता, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाता है। तो 4 तरीके की इन्होंने अपनी जो है लघु समुदाय की क्या बताई थी, विशेषता बताई थी। किसने बताया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अच्छा, लिटिल कम्युनिटी जो किताब है, ये किताब आई कब थी? ये किताब कब पब्लिश? 1955। 1955। हाँ, 1955 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। ये चीज़ें याद रखने वाली, क्योंकि देखो मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, है ना, इसको मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो इसलिए याद होना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक के नाम बताना, और ये भी पढ़ा। दयानंद सरस्वती। सरस्वती भी। यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया कि हु इज द फाउंडेड ऑफ आर्य समाज, तो दयानंद सरस्वती जी का नाम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, 1875 में। और दयानंद सरस्वती जी कहाँ पर है? यहाँ विकल्प बी में है। आगे अगर बात करते हैं, घरेलू हिंसा निषेध एक अधिनियम है, ये किस वर्ष पारित हुआ? तो आप 2005। 2005 में पारित हुआ। 5। उसके बाद निर्देशों का वह समूह जो किसी संगठन या सरकार द्वारा क्रिया को दिशा देता है, क्रिया मतलब कार्रवाई को दिशा देता है, तो वो कहलाता क्या है? सामाजिक नीति। ओके, और भी कोई बच्चा? सरकार द्वारा। पॉलिसी, बिल्कुल सही जवाब, सामाजिक नीति। ऑप्शन आपका ए सही होगा। दिशा निर्देश का वह समूह जो किसी संगठन या सरकार के द्वारा क्रिया को दिशा दे रहा है, क्रिया पॉलिसी होती है। पॉलिसी, वो डेफिनेशन दे दिया इसने साफ शब्दों में। दिशा निर्देशों का एक समूह जो किसी संगठन या सरकार द्वारा कार्रवाई को दिशा देता है, उसे नीति कहा जाता है। ये परिभाषा है उसकी, नीति की परिभाषा है। रंग भेदभाव क्या है? बता दीजिए, आसान सा है ये सवाल। जाति। सामाजिक। सी होगा सर। रंग जाति। भेद, पृथक्करण और भेदभाव का भेदभाव। एक कानूनी प्रणाली रेशियल। है ना, जिसे रेशियल। दक्षिण का और गोरे यूरोपी द्वारा गैर श्वेत लोगों पर थोपा जाता है। तो क्या इसे सामाजिक कहोगे, राजनीतिक कहोगे, जाति कहोगे? पॉलिटिकल राजनीतिक। आप आपके विचार हैं, ये आप लोगों के विचार। फिर से मेरी बात को सुनिए। मैंने कहा रंग भेद पृथक्करण, मतलब रंग भेद पृथक्करण यानी भेदभाव की एक कानूनी प्रणाली थी, जिसे दक्षिण अफ्रीका में गोरे यूरोपी लोगों द्वारा गैर श्वेतों पर थोपा गया था।
तो रंग भेद एक ऐसी व्यवस्था है जो एक जातीय समूह, अब सुनिएगा, एक जातीय समूह को राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से वंचित करती है। तो क्या वो सी होना चाहिए या ए और बी होना चाहिए? भाई नहीं समझ पाए क्या आप लोग? सी यस जातीय सर। समूह को राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से वंचित करती है, ये ऑप्शन आपका सही है। अलग करना विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। स्वाधार योजना का संबंध किससे रहा है, ये आपको बताना। देखो अभी हम लोग कल टॉपिक यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे जो है पर्यावरण और सामाजिक कार्य के बारे में, है ना, मेडिकल सोशल वर्क में KGMU में। तो यहाँ भी आपको पर्यावरण से अधिनियम मैं आपको बताऊंगा, कुछ भारतीय संविधान के आर्टिकल सबको लेकर बात करूंगा, संवैधानिक को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को लेकर हो गया, आपका दिवस को लेकर हो गया, सारी डिटेल चर्चा है इसमें कल क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग परिवारों के साथ समाज कार्य पढ़ेंगे। देखो इसकी भी PDF मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा टेलीग्राम पर, है ना। तो ये इसमें भी पूरी डिटेल है परिवार को लेकर, है ना। मतलब जो भी PDF आपके पास जा रही है इस समय पूरी डिटेल में जा रही है एक टॉपिक पर, पूरी डिटेल, है ना। ये चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए महिलाओं में जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं वो भी शामिल किया हूँ मैंने। पर्यावरण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम नीति योजनाएं वगैरह चलाई वो भी मैंने शामिल किया है ना। तो टॉपिक के आधार पर हम लोग योजनाएं वगैरह भी पढ़ते रहेंगे। हालांकि ये स्वाधार योजना पूछ लिया है। ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा से बची महिलाएं। अच्छा जी, और भी कोई बच्चा है जो अपने जवाब को देना चाह रहे हो? स्वाधार स्वाधार योजना, स्वाधार गृह योजना है एक, बेसिकली एक सामाजिक कल्याण योजना है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं और लड़कियों को सहायता प्रोवाइड कराता है कठिन परिस्थितियों में। तो महिला कैदी, प्राकृतिक आपदा से बची महिलाएं, शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाएं, आतंकवाद की शिकार महिलाएं। भाई इस योजना उन लड़कियों और महिलाओं को अस्थायी आवास उपलब्ध कराती है जो बेसिकली आप कह सकते हो कि हिंसा, पारिवारिक कलह, अपराध, साथ ही साथ मानसिक तनाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो जाती है ना, उनके लिए प्रोवाइड कराया जाता है वो, है ना। और यहाँ पर आप क्या बताना चाहोगे? प्राकृतिक आपदा से बची महिलाएं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपका यही सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट है? मिलेनियम डेवलपमेंट है कौन सा? मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल रहे हैं सी 7 प्रकार के गोल रहे क्या? आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाल मृत्यु दर कम, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को कम करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, आपका बाल मृत्यु कम करना, मात्र स्वास्थ्य सुधार की बात करना, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, है ना, और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का बात करना। तो ये 7 थे जिसमें से एक आपका शामिल है, ये आपका सही हो गया था। 48 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 2000। ये भी आपका जल्द ही टॉपिक में कवर कराएंगे, और ये आपका 2000 में अपनाया गया था। 2000 हाँ 2000 में अपनाया गया था। और इस नीति का मकसद है कि विकास, राजनीतिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ साल 2045 तक ना स्थिर जनसंख्या हासिल कर लेना है। 2045 तक में ये बात बताई गई है इसमें। तो सही विकल्प आपका 80 होगा। मानवाधिकार कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार। मानवाधिकार प्रकृति द्वारा सभी मनुष्यों को प्रदान किए गए सर। ओके, देखिए यहाँ पे मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए मौलिक अधिकार का समूह होता है ना। तो प्रकृति द्वारा सभी मनुष्यों को प्रदान किए गए जो अधिकार होते हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं। आपका सही जवाब आ रहा भाई। एक लास्ट क्वेश्चन, समाज कार्य का जनक कौन है? स्मिथ सर। सामाजिक कार्य जैन एडम्स। हाँ जैन, ठीक है। अब यहाँ आपका जो ये पेपर था ये हुआ आपका कंप्लीट, है ना।
ठीक है। आज की जो क्लास थी आप लोगों को मैंने कहा था कि 1 घंटे लगभग 23 मिनट वीडियो हो गई हैं आप लोगों की। 50 क्वेश्चन मैंने व्याख्या के साथ किया है। यहाँ मुझे केवल 2 प्रश्नों में लग रहा है कि हो सकता है कॉमन नंबर बच्चों को दिए जाएं, 2 प्रश्न जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा? थैंक यू सर। चलिए, कोई बात नहीं।